चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र जंतुओं के रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र पेड़ पौधों के रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं, है ना। हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र ही तो पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यह हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप ये जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। आप यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गर्म एवं ठंडे की। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये आपको सारणी दी हुई है। ठीक है, इन वस्तुओं को आप ठंडी या फिर गर्म में क्लासिफाइड करना है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? हम कैसे पता लगाते हैं कि ये वाली वस्तु इस वाली वस्तु से ज़्यादा ठंडी है या फिर ज़्यादा गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, छू करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? क्या हम अपनी इन स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें, सावधानी बरतें। ठीक है, क्रियाकलाप 4.1 देखते हैं कि हम अपनी इंद्रिय स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 4.1 करके देखते हैं। 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए इस तरह से। ठीक है, इन पर ए, बी तथा सी नामांकित कीजिए। अब आपको इन तीनों कटोरियों पर लेबल कर देना है, ए, बी और सी को। मग ए में ठंडा पानी तथा मग बी में गर्म पानी लीजिए। आपको ए में ठंडा पानी लेना है और बी में गर्म पानी लेना है। ठीक है, और कुछ गर्म पानी मिलाकर मग सी में डालिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर मग सी में डालिए। आपको सी में गुनगुना पानी रखना है। ठीक है, ए में ठंडा, बी में गर्म और सी में मिला जुला मतलब गुनगुना पानी। अब अपने बाएं हाथ को मग ए में तथा दाहिने हाथ को मग बी में डालिए। अब आपको क्या करना है? बाएं हाथ को ए में डालना है और दाएं हाथ को बी में डालना है। ठीक है, दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों मग में से अपने हाथ निकाल करके और उन दोनों हाथों को सी मग में डालने हैं। ठीक है, क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? क्या दोनों हाथ एक जैसा अनुभव करते हैं? देखिए, जब हम ए वाले मग में से हाथ निकाल करके, क्योंकि ए में क्या था? ठंडा पानी था, तो जब हम इसमें से ठंडे पानी में से हाथ निकाल करके और गुनगुने पानी में डालेंगे तो हमें ये जो पानी है ये गर्म लगेगा। ठीक है, और बी वाले मग में से हाथ निकाल करके सी में डालेंगे क्योंकि बी में कैसा गर्म पानी था। ठीक है, तो बी में से गर्म पानी में से हाथ निकाल करके हम सी में डालेंगे तो ये वाला पानी हमें ठंडा लगेगा। ठीक है, ठंडे में से निकालेंगे तो गर्म लगेगा ये वाला पानी, और गर्म में से निकालेंगे तो ये ठंडा लगेगा। ठीक है, सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है। ठीक है, पानी क्यों गर्म है? क्योंकि इसने ठंडे में से निकाल करके एकदम गुनगुने में डाला था तो उसे गर्म लगा था। ठीक है, तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? ठीक है, क्योंकि दाहिना हाथ किस में पड़ा हुआ था? गर्म पानी में। ठीक है, तो जब इसने गर्म पानी में से निकाल करके गुनगुने पानी में डाला तो उसे लगा कि ये ठंडा पानी है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गया। अब वो कह रहा है कि मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। बूझो की उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई बायां हाथ उसका बता रहा है कि ये ठंडा पानी है और दायां हाथ बता रहा है कि ये गर्म पानी है, जबकि ये गुनगुना पानी है ना। तो हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है।
तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, ताप मापने के लिए जिस युक्ति का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तापमापी, और इंग्लिश में इसको थर्मामीटर कहते हैं। अब तापमापन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, जिस तापमापी से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। इस तरह से ये डॉक्टरी थर्मामीटर आपको दिखाई देता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीकी तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये आप नली देख रहे हैं, ये डॉक्टरी थर्मामीटर में ये नली लगी हुई होती है। ठीक है, ये लंबी होती है, बारीक होती है और एक समान व्यास की होती है। ठीक है, और ये कांच की बनी होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। एक सिरे पर क्या है? ये बल्ब है। और बल्ब में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ठीक है, आप इस नली में पतली चमकीली धारी पारे की देख सकते हैं। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। ये दोस्तों प्लास्टिक का आवरण इसके ऊपर चढ़ा हुआ है तो आपको हो सकता है कि ये पारे की धारी जो है दिखाई न दे, तो आप इसको थोड़ा सा घुमाकर देखेंगे तो आपको धारी दिखाई देने लगेगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम स्केल भी दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्केल दिखाई दे रहा है चिपका हुआ। ठीक है, यहाँ पर जूम करके भी दिखाया गया है। तो ये थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। ठीक है, अब उसको यहाँ पर दो मापक्रम दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर थर्मामीटर में दो तरह के स्केल दिखाई दे रहे हैं। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस वाला और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो डिग्री सेल्सियस वाला अपनाया गया है, इसलिए हम डिग्री सेल्सियस वाले को ही देखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर भी हम अपनी जानकारी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट का जो परिसर होता है वो 94 से 108 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट का जो परिसर होता है वो 94 से 108 डिग्री तक होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब थर्मामीटर से ताप मापना क्रियाकलाप 4.2 देखते हैं कि किस तरह से हम थर्मामीटर से ताप मापते हैं। आइए ये सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, इस तरह से। ठीक है, हम इस तरह से ये मान सकते हैं कि दो बड़े चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है। ये 36 डिग्री सेल्सियस है और ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक है, तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। वैसे तो 10 भाग होते हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये माना गया है कि इन चिन्हों के बीच में 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े चिन्हों के बीच में 10 भाग होते हैं। ठीक है, तो एक भाग का मान हो गया 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी मतलब रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। ठीक है, धोने के लिए किसका यूज़ करेंगे? एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है,
सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। ठीक है, पारे का तल कहाँ तक आ जाना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाना चाहिए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ ही व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर टेम्परेचर आपका थर्मामीटर 36 दिखा रहा है, ठीक है, 36 दिखा रहा है, तो आपको 36 डिग्री सेल्सियस बोलना है। ठीक है, आपको डिग्री सेल्सियस भी साथ में इसके लगाना है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस जो है वो ताप का मात्रक होता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। ठीक है, क्योंकि 37 ताप है और इसका जो मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस है, और इसके साथ ही इसको व्यक्त किया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। इसके लिए क्रियाकलाप 4.3 करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। इस सारणी में आपको नेम लिखने और उनके टेम्परेचर यहाँ पर लिखने हैं। इससे पहले डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ करने के लिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो पारा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। आपको इसको बल्ब से नहीं पकड़ना है, आपको इसको प्लास्टिक की साइड से पकड़ना है। ठीक है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? जब हमने 10 स्टूडेंट्स का टेम्परेचर नापा तो क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको हमने 37 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया। ठीक है, तो ये एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। ठीक है दोस्तों, क्या किया उसने? डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप जो है वो ये नापना चाह रहा था, लेकिन पहेली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। क्यों रोका? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, इसलिए उसने पहेली ने इसको रोक दिया। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, इसी के बीच होगा। ठीक है, ना तो 35 से कम होगा ना ही 42 से ज़्यादा होगा। 35 और 42 के बीच में ही नॉर्मली होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयोगशाला तापमापी की। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी होता है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो परिसर होता है, इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, और थर्मामीटर की जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती थी? मैंने आपको बताया 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी।
विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मौसम की जो रिपोर्ट होती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, न्यूनतम टेम्परेचर कितना रहा, तो इसकी जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग जो है वो किया जाता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 4.4 करके देखते हैं। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। ठीक है, आपको एक बीकर में या किसी बर्तन में नल का थोड़ा सा जल लेना है। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। आपको क्या करना है, ये जो तापमापी का जो तापमापी को जल में इस प्रकार तापमापी की जो तली आप देख रहे हैं, इसका जो बल्ब है वो ना तो बर्तन की तली से छूना चाहिए और ना ही बर्तन की दीवारों से छूना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ पानी में ही रहना चाहिए, इसके चारों तरफ पानी होना चाहिए। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा रखिए। ठीक है, अब पारे की तल की गति को देखेंगे। ठीक है, तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, यह इस समय जल का ताप है। आप जब इसमें डालेंगे तो देखेंगे कि इसका जो पारा है वो अभी आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, आप जब तक स्थिर रहेंगे तब तक कि पारा जो है वो स्थिर नहीं हो जाए, एक जगह आकर नहीं रुक जाए, तब तक आपको इसको पकड़े रहना है। ठीक है, अब इसको हमें पानी में से नहीं निकालना है और इसका पाठ्यांक ऐसे ही नोट कर लेना है। ठीक है, जब आप नोट कर लेंगे तब आप इसको प्रयोगशाला तापमापी को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आप अलग अलग विद्यार्थियों से जल के ताप की तुलना कराएंगे। ठीक है, जल के ताप की टेम्परेचर नपवाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ विद्यार्थियों की कुछ भिन्नताएं आई हैं, कुछ विद्यार्थियों की मापों में भिन्नताएं आई हैं, अलग अलग ताप आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे अब।